नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या है। तो दिल्ली का मैदानी दंगल तो बीजेपी ने जीत लिया। कल से विधानसभा का दंगल शुरू होने जा रहा है। हंगामे का ग्राउंड तैयार हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली का खजाना खाली कर गई है। तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा यह 2500 रुपए के वादे से पलटने का बहाना है। तो क्या तैयारी है कल की, आपको सिलसिलेवार अपडेट देंगे। इसके बाद कांग्रेस पर आएंगे। क्या कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगने वाला है? क्या वाकई शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? यह खबर क्यों आई है आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि शशि थरूर ने कांग्रेस में किस नेता को अज्ञानी कहा और क्यों कहा है। इसके बाद आपको पहाड़ पर ले चलेंगे, जहां पहाड़ी शब्द पर ही संग्राम छिड़ गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की एक टिप्पणी पर विधानसभा से लेकर सड़क पर हल्ला मचा हुआ है। हालांकि पहाड़ियों के अपमान के आरोप पर प्रेमचंद ने अब गंगा में खड़े होकर माफी मांगी है, लेकिन लोग अभी शांत नहीं हुए हैं। इसके बाद आपको बागेश्वर धाम ले चलेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसर अस्पताल की नींव रखी। अक्सर धीरेंद्र शास्त्री लोगों की पर्ची निकालते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने धीरेंद्र शास्त्री की पर्ची निकाल दी। किस बात की पर्ची निकाली, खबर में बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 119वीं बार देश से मन की बात की, लेकिन हम आज इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के मन की बात सुनाएंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया के वामपंथियों पर जमकर हमला बोला। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जबरदस्त बैटिंग की है। तो जनहित की शुरुआत दिल्ली दंगल के सेकेंड राउंड से, जो कल से विधानसभा में शुरू हो रहा है। कल विधानसभा में क्या होने वाला है उसका अंदाजा आप अभी इस वक्त लगा सकते हैं। दोनों खेमों ने आज पूरे दिन कल की तैयारी की, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली का खजाना खाली है। यह सुनते ही आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि कहीं ये महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने से बचने का कोई बहाना तो नहीं। दिल्ली में सत्ता अपने नाम करने के बाद बीजेपी की नई नवेली रेखा गुप्ता सरकार कल विपक्ष में आम आदमी पार्टी के साथ पहली टक्कर, पहली भिड़ंत, पहली फेस टू फेस फाइट के लिए तैयार है। सोमवार से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने आज सभी 6 मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की और बजट सत्र को लेकर अपना होमवर्क पूरा किया। पार्टी का एजेंडा ट्यून करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में थे। 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। रेखा गुप्ता तैयार है तो विपक्ष की नेता आतिशी भी तैयार है। बड़ा सवाल है कि पहली टक्कर किस मुद्दे पर होगी। क्या 2500 रुपए की महिला समृद्धि स्कीम पर, जिसका पहली कैबिनेट बैठक में ही प्लान न होने पर आम आदमी पार्टी हमले शुरू भी कर चुकी है। अब देखिए आज इसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट कैसे आया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी अपना हर वादा निभाएगी, लेकिन इसी बयान में ये भी जोड़ दिया कि दिल्ली का खजाना लगभग खाली है। आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000% लेके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनेगी वो अपने तथाकथित वादे, तथाकथित गारंटी पूरी करने से बचेंगे। नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे।
सीएम के मुंह से खजाना खाली शब्द सुनते ही आम आदमी पार्टी को नया मौका मिल गया। आतिशी ने दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि दिल्ली की महिलाएं खजाना खाली होने के बहाने से ही समझ जाएं कि उन्हें 2500 रुपए नहीं मिलने वाले। ये जुमला है। दोनों बयानों से बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पहली लड़ाई 2500 रुपए पर तय है। अब जानिए कि कल दिल्ली विधानसभा में क्या होगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी 13 साल बाद विधानसभा पहुंचे अरविंदर सिंह लवली को दी गई है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पुराने भरोसेमंद विजेंद्र गुप्ता का नाम फाइनल है। विशेष सत्र के दूसरे दिन 25 फरवरी को उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद रेखा गुप्ता सरकार सदन में सबसे पहले वो काम करेगी जिसकी गारंटी खुद पीएम मोदी ने दी थी। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। सीएजी रिपोर्ट को रेखा सरकार आपकी पुरानी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का दस्तावेज बता रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है सीएजी रिपोर्ट बीजेपी का चुनावी हवा है। अगर सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा है कि जनता का खाया गया है तो यकीन जानिए नरेंद्र मोदी जी के सिपाही जो आज दिल्ली की सरकार में है, दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के खाए हुए को जिन्होंने खाया है उनसे वापस लाकर दिखाएंगे। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा का दंगल भी दमदार होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। बीजेपी के पास पिछले 11 साल का हिसाब चुकाने को बहुत कुछ है, तो आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष के रोल में है। दिख रहा है कि तैयारी उसकी भी पूरी है। दिल्ली की इलेक्शन फील्ड में तो बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर खुद को साबित कर दिया, लेकिन अब उसे विधानसभा के फ्लोर पर भी अपने नंबर नहीं, अपना विजन साबित करना है। बीजेपी खुद कहती है वो अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझती, बल्कि उसकी ताकत समझकर तैयारी करती है। तो आपको दिखाते हैं कि दिल्ली चुनाव में वो कौन से 5 बड़े वादे हैं जिन पर उसे आम आदमी पार्टी घेर सकती है। उस पर हमलों की तैयारी आम आदमी पार्टी उसे फ्लोर पर घेरने की तैयारी में है। पहला वादा है सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। दूसरा वादा मैली यमुना को साफ किया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तीसरा वादा है दिल्ली वालों को मिल रही फ्री बिजली पानी स्कीम जारी रहेगी। जबकि चौथा वादा है दिल्ली की खराब सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। पांचवा वादा दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। यह बात अलग है कि बीजेपी की जीत में केजरीवाल और उनके मंत्रियों की जेल यात्रा, शीश महल और कथित शराब घोटाले ने बूस्टर का काम किया, लेकिन बीजेपी को ये 5 वादे दिल्ली की उन मूल समस्याओं से जुड़े ही हैं जिन्हें लेकर वो पूरे 11 साल तक आप पर हमलावर रही है। उसकी जीत में ये मुद्दे नींव जैसे रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल अब लौटकर दिल्ली के खजाने पर आते हैं। फ्रीबीज के जवाब में फ्रीबीज के वादे पूरे करने के लिए दिल्ली की नई सरकार के पास अभी बटुए में कितना पैसा है, यह सीएम रेखा गुप्ता बताएंगी। हो सकता है जब दिल्ली का बजट आए तो उसी में पूरा हिसाब रखें। लेकिन अब खजाना खाली होने की जो बात सीएम रेखा गुप्ता ने कही, उससे यह सवाल उठ सकते हैं कि फिर मुफ्त वादे कैसे पूरे होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तिजोरी खाली होने को खारिज किया। पूर्व सीएम आतिशी ने आज इस पर कुछ दावे किए। उन्होंने कहा कि 2015 में आप सरकार बनी तो दिल्ली का बजट मात्र 30,000 करोड़ था, लेकिन 10 सालों में दिल्ली बजट बढ़कर 77,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह बजट दिल्ली की कमाई से पूरा होता था। केंद्र से 1 रुपए भी नहीं मिलता था। आप सरकार ने इसी बजट से दिल्ली को फ्री बिजली पानी, फ्री बस सर्विस दी। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं, वो अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में दिल्ली के अलावा उनकी सरकार है, वो कोई एक राज्य बता दें जहां पर 10 साल में उनकी सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ गया हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने
दिल्ली की डेट टू जीडीपी रेशियो को आधा कर दिया। 6% से ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो हमें मिला था, उसको हमने 10 साल में मात्र 3%, देश में शायद सबसे कम डेट टू जीडीपी रेशियो पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। हमने देखा पिछले 4-1 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं, तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा। दिल्ली विधानसभा में कल पाले बदले हुए दिखेंगे। मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का नहीं है, 2 महिला शक्तियों के बीच भी है। पहली बार आरोपों के तीर एक महिला नेता की ओर से चलेंगे और आरोपों की काट भी एक महिला नेता निकालेंगी। देश की सियासत में ये तस्वीर ब्रांड न्यू और यूनिक होगी, जब विधानसभा में दोनों खेमों की कैप्टन 2 महिलाएं होंगी। रूलिंग पार्टी से सीएम रेखा गुप्ता और अपोजिशन से उसकी नेता आतिशी। रेखा गुप्ता सीएम की शपथ ले चुकी हैं, तो आतिशी भी सदन में आम आदमी पार्टी की नेता यानी नेता प्रतिपक्ष चुनी जा चुकी है। दोनों में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सदन के अंदर क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन बाहर ट्रेलर दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी से रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रही। आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। देश के किसी सदन में ऐसा मौका याद नहीं पड़ता जब सदन की नेता भी महिला हो और विपक्ष की नेता भी महिला हो। 4 महिला सीएम देने वाले दिल्ली के लिए ये नया अनुभव होगा। दिल्ली देखना चाहेगी कि सोशल एक्टिविस्ट से शॉर्ट टर्म सीएम बनी आतिशी क्या फुल टाइम पॉलिटिशियन रेखा गुप्ता से जीत पाएंगी। आतिशी विधानसभा में रेखा गुप्ता से सीनियर है, सीएम भी पहले बनी, लेकिन रेखा गुप्ता का राजनीतिक तजुर्बा आतिशी से ज्यादा है। आतिशी 2020 में पहली बार विधायक बनी। पहले ही कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि इसके लिए उन्हें 31 महीने इंतजार करना पड़ा, जबकि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक चुने जाने के सिर्फ 12 दिन बाद ही सीएम की कुर्सी पर पहुंच गई। आतिशी का सियासी सफर 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के साथ शुरू हुआ, जबकि रेखा गुप्ता ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की महासचिव और अध्यक्ष चुनी गई। आतिशी के पास विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, तो रेखा गुप्ता भी 3 बार निगम पार्षद और 1 बार दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। आतिशी ने चुनावी राजनीति में दाखिल होने से पहले करीब 6 साल तक संगठन का काम किया, लेकिन रेखा गुप्ता तो कॉलेज के दिनों से ही एबीवीपी से जुड़ गई थी। आज भी बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संगठन में काम का अनुभव 30 साल का है। सत्ता की राजनीति में आतिशी का तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन संगठन की सियासत में रेखा गुप्ता उनसे आगे है। इसलिए लोगों का अनुमान है कि दोनों की उम्र में भले ही 7 साल का अंतर हो, लेकिन रेखा गुप्ता आतिशी पर 20 नहीं 25 साबित हो सकती हैं। यह सवाल तो 8 फरवरी के बाद से पूछा जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। दूसरा सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि केजरीवाल इतने मौन क्यों हैं और सामने क्यों नहीं आ रहे, खास तौर पर तब जबकि वो बहुत मीडिया फ्रेंडली रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह सबसे नई तस्वीर है। तस्वीर उस वक्त की है जब वो आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे। 8 फरवरी के दिन चुनाव नतीजों के बाद से ये शायद दूसरा मौका था जब केजरीवाल घर से बाहर निकले। विधायक दल की मीटिंग हुई, आतिशी को विपक्ष का नेता चुना गया। केजरीवाल खुद तो अब विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी संयोजक के नाते भी ब्रीफिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। वो केजरीवाल चुनावी माहौल में हर रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सोशल मीडिया पर इसकी सूचना देते थे, तय समय पर कैमरे पर हाजिर हो जाते थे, खुद ही वीडियोस और बाइट देने से नहीं चूकते थे। 8 फरवरी के नतीजों ने ऐसा झटका दिया कि तब से अब तक मीडिया से बहुत दूरी बनाकर चल रहे हैं। ये 8 फरवरी का वो आखिरी बयान है जब केजरीवाल ने चुनाव नतीजों को कबूलने और बीजेपी को बधाई देने के लिए सामने आए थे।
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अगले दिन 9 फरवरी को केजरीवाल ने अपने 22 जीते और बाकी 47 हारे उम्मीदवारों से मिले थे। उस दिन भी वो घर में ही रहे। आतिशी और मनीष सिसोदिया ही बयान देने बाहर आए थे। 11 फरवरी को भी एक बैठक हुई दिल्ली के कपूरथला हाउस में। केजरीवाल ने पूरी पंजाब सरकार और सारे विधायक बुलाए थे। यहाँ भी केजरीवाल बिना बोले निकल गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ही पंजाब की मीटिंग बुलाने का मकसद बताया था, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। लेकिन बीजेपी ने इस पर चुटकी ली थी। कहा था केजरीवाल ने ये मीटिंग पंजाब में भगवंत मान की उल्टी गिनती शुरू करने के लिए बुलाई थी। हारे दिल्ली में है बैठक पंजाब के एमएलओ की। क्यों? जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। इसलिए वो ख्वाब देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये ख्वाब तुम्हारी आंखों में टूट जाएंगे। 13 फरवरी को शिवसेना यूबीटी के नेता केजरीवाल को सांत्वना देने घर पहुंचे। विपक्षी एकता पर भी बातें की। इस बातचीत की डिटेल देने के लिए खुद केजरीवाल घर से नहीं निकले थे। चर्चा तो ये भी है कि दिल्ली गंवाने के बाद केजरीवाल पंजाब बचाने को लेकर बहुत गंभीर है। आज पंजाब के एक बड़े किसान नेता की अभिनेत्री बेटी को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने उसके साथ फोटो शेयर की। इससे भी उनका पंजाब को लेकर फोकस दिखा। बाकी भगवंत मान को हटाकर केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनने के चक्कर में है, ये बीजेपी की थ्योरी है। आधार भी वही जाने। एक तरफ दिल्ली चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर सवाल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ ठीक ना होने की खबर सामने आ रही है। इस बार विरोध के सुर केरल से सुनाई दे रहे हैं। चर्चा है थरूर खुद कांग्रेस में अपनी भूमिका को लेकर खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चर्चाओं को और गर्म कर रहे हैं। जब सवाल पूछा जा रहा है तो कोई टिप्पणी ना कर अटकलों को और हवा दे रहे हैं। अंग्रेज कवि थॉमस ग्रे की इस कविता को सांसद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट करके क्या कांग्रेस में किसी तूफान की आहट दे दी है? क्या शशि थरूर ने कांग्रेस में किसी खास व्यक्ति को अज्ञानी कहा है? क्या शशि थरूर ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे अज्ञानियों के बीच अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करके वो अब तक मूर्खता कर रहे हैं? 22 फरवरी को थरूर ने इस कविता से जो सियासी संदेश दिया, 23 फरवरी को कैमरे पर इसके अर्थों को खारिज भी नहीं किया। ഞാൻ ഒരു കമന്റും തരുന്നില്ല. ഒന്ന് അകത്തുനിന്ന് കേറാൻ സമ്മതിക്കണം പ്ലീസ്. I have no comment to make at this time. शशि थरूर ने चुप्पी साध कर सस्पेंस मिटाने की बजाय उसे बढ़ा दिया। असल में शशि थरूर 18 फरवरी को राहुल गांधी से मिले थे। चर्चा है कि इस मुलाकात के दौरान शशि थरूर ने राहुल गांधी से अपनी सियासी भूमिका पर स्पष्टता मांगी थी। शशि थरूर ने शिकायत की थी कि संसद में अहम मुद्दों पर पार्टी के भीतर उनकी अनदेखी की जा रही है। संसद हो या पार्टी फोरम, अहम मुद्दों पर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसी चर्चा है कि इस शिकायत पर भी जब राहुल गांधी से कोई आश्वासन नहीं मिला, उसी के बाद थरूर ने ये कविता पोस्ट की। उन्होंने किसे अज्ञानता में खुश होने वाला कहा, समझ सकते हैं। क्या वाकई कांग्रेस ने शशि थरूर को साइडलाइन कर रखा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 15 फरवरी को थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे, साथ ही केरल में लेफ्ट सरकार की भी तारीफ की थी। Prime Minister Modi's visit with President Trump is that there are good things from the point of view of the Indian people. My attitude has been that when somebody in government, whether it's our government or somebody else's, some other party's government, does the right thing or does something well, that one should acknowledge and praise it. थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ 2019 में भी की थी। इस बार ये तारीफ कांग्रेस को खटक गई। केरल में लेफ्ट की तारीफ पर तो केरल कांग्रेस ने खुलकर जवाब दिया। पार्टी के मुखपत्र में लिखा,
जब कांग्रेस विधानसभा के अंदर और बाहर एलडीएफ सरकार की कमियों का सक्रिय रूप से विरोध कर रही है, तो पार्टी को अंदर से कमजोर करना आत्मघाती होगा। लेफ्ट राइट पर थरूर के विचारों ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। सियासी पंडित थरूर के बीजेपी में शामिल होने की संभावना जता रहे हैं। थरूर पहले भी कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। पीएम मोदी भी स्वर्णिम भारत के संदर्भ में शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड स्पीच की सराहना कर चुके हैं। कांग्रेस नाराज है क्योंकि निकाय चुनाव में उसे लेफ्ट से भिड़ना है, और थरूर है कि उल्टे केरल में लेफ्ट की तारीफ कर रहे हैं। केरल से 4 बार के सांसद शशि थरूर चाहते हैं कि पार्टी उन्हें दिल्ली में रोल दे या केरल में, जो भी दे वो स्पष्ट हो। केरल रहने की इच्छा वो एक पॉडकास्ट में दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा था, केरल में नेतृत्व संभालने के लिए मैं दूसरों से कहीं ज्यादा आगे हूँ। केरल मेरा इस्तेमाल करना चाहे तो मैं पार्टी के लिए उपलब्ध हूँ। पार्टी को मेरी जरूरत नहीं तो मेरे पास करने को और भी काम है। मेरे पास किताबें, भाषण, दुनिया से निमंत्रण जैसे कई विकल्प हैं। इसी में थरूर ये भी बोलने से नहीं चूके कि वो करियर बनाने नहीं बल्कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के बुलाने पर यूएन की नौकरी और अमेरिका की आराम भरी जिंदगी छोड़कर राजनीति में आए थे। बहरहाल थरूर के अगले कदम पर कांग्रेस में चुप्पी है। अटकलें चल रही है कि थरूर अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो कहां जाएंगे। वैसे थरूर ने ही 2 बार पीएम मोदी की तारीफ नहीं की है। 1-2 मौके पर पीएम मोदी भी शशि थरूर की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पहले दिन की शुरुआत छतरपुर बागेश्वर धाम से हुई, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने सनातन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इकोसिस्टम को खरी खरी सुनाई। साथ ही बाबा बागेश्वर की पर्ची भी निकाली। जिस बागेश्वर धाम में श्रद्धालु अपनी समस्याओं का समाधान करने पहुंचते हैं, वहां आज खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने एक भक्त की तरह सबसे पहले बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद पीएम मोदी बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां पहले से जनता पीएम का इंतजार कर रही थी। मंच पर एक तरफ साधु संतों का जमावड़ा था, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य, साध्वी ऋतंबरा और स्वामी चिदानंद थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक के बाद एक कुल 3 प्रतीक चिन्ह पीएम मोदी को भेंट किए। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी को अंगवस्त्र भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम परिसर में बन रहे कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री की इस पहल की जमकर सराहना की और हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली लॉबी को निशाने पर लिया। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर पर्ची निकालकर भविष्य बताने के लिए चर्चाओं में रहते हैं। पर्ची निकालने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची खुद पीएम मोदी ने निकाल दी, जिसका किस्सा खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने सुनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे। माताजी से बोले, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। हम नहीं कह पाए तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया। दोनों की जुगलबंदी बागेश्वर धाम में अपनी चमक बिखेर रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर मंच से ले गए। कल भी पीएम मध्य प्रदेश में होंगे, जहां इन्वेस्टर समिट में उनको हिस्सा लेना है। चलिए अब रुख करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का। यहां मौसम सर्द है लेकिन सियासत गर्म है। इस बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। लेकिन बजट सत्र के सवाल जवाब में ही वित्त मंत्री ने ऐसा विवादित बयान दिया कि बवाल छिड़ा हुआ है। सवाल पहाड़ की अस्मिता को ठेस पहुंचाने तक पहुंच चुका है।
पहाड़ी एकता जिंदाबाद के नारों की गूंज उत्तराखंड की वादियों में गूंज रही है। विरोध के केंद्र में है उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनके पुतले की शव यात्रा निकाली जा रही है। पुतले को जलाया जा रहा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक गुस्सा भड़क रहा है। अलग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए जिन आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई, उन्हें ही बेइज्जत करने और गाली देने का आरोप लग रहा है। पूरा विवाद 21 फरवरी को शुरू हुआ, जब उत्तराखंड विधानसभा में बजट पर चर्चा चल रही थी। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार पहाड़ी जिलों से सौतेलापन कर रही है और सिर्फ मैदानी इलाकों को तवज्जो दे रही है। इस पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भड़क गए। फिर उनके मुंह से क्या निकला वो सुनिए। ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। जैसे उत्तराखंड के जंगलों में आग फैलती है, वित्त मंत्री का ये बयान भी आग की तरह फैल गया। आरोप लगे कि उन्होंने पहाड़ी शब्द बोलने से पहले गाली दी है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। उनके विधायकों ने कागज फाड़कर सदन में ही हंगामा खड़ा कर दिया। सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन में। अब कांग्रेस वित्त मंत्री के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं है। वित्त मंत्री अपने कहे शब्द पर माफी मांग रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। उनका बयान तोड़ा मरोड़ा गया है। किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मनसा थी। मेरी कही हुई बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उनसे इस तरह के शब्दों की अपेक्षा नहीं की जाती है। उनका आचरण, उनका व्यवहार पूरा समाज देखता, पूरा प्रदेश की निगाहें होती है। प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ी इलाके ऋषिकेश के ही लोगों ने 4 बार विधायक बनाया है। ऋषिकेश में भी प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल के ट्रैक रिकॉर्ड में ये कोई पहला विवाद नहीं है। 2 साल पहले मंत्री जी ने सड़क पर एक को थप्पड़ मार दिया था, खूब विवाद हुआ था। प्रेमचंद अग्रवाल अपने जनता संवाद में अक्खड़ अंदाज की वजह से भी विवादों में आए थे। प्रेमचंद अग्रवाल यूं तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन वन विभाग में उनकी खासी दिलचस्पी है। जंगलों में आग बुझाते हुए भी चर्चा में आए थे, लेकिन इस बार आग उनके बयान से लग गई है और बुझाने की कोशिश में खुद भी नाकाम दिख रहे हैं और सरकार भी। इस पूरे विवाद को शांत करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद माफी मांगने ऋषिकेश में गंगा किनारे पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा, मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आप आइए। और अब अगली खबर, राजनीति को समझने वाले लेफ्ट यानी वामपंथ और राइट यानी दक्षिण पंथ को बखूबी समझते हैं। बीते कुछ सालों में कई देशों के चुनावों में दक्षिणपंथी पार्टियों ने जीत हासिल की। ऐसे में इन देशों की सत्ता पर काबिज नेताओं में हेड ऑफ द नेशन से हटकर फ्रेंडली कल्चर विकसित हुआ है। अब तो आलम यह है कि ये नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बल्कि विरोधियों पर तीखे हमले भी बोलते हैं। When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 टूक बोलने वाली नेता मानी जाती है। इसकी सबसे नई मिसाल उन्होंने वॉशिंगटन में हो रही कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में पेश की। इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ी मेलोनी ने दुनिया भर के वामपंथी नेताओं को पाखंडी बताया। And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally.
इटली के प्रधानमंत्री ने जिन नेताओं को दक्षिणपंथी बताया, उनमें डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। वो अक्सर पिछले राष्ट्रपति बाइडेन को लेफ्टिनेंट बताकर दुनिया भर के वामपंथियों को कोसते हैं, तो मेलोनी खुद 2022 से इटली की प्रधानमंत्री हैं। दक्षिणपंथी राजनीति करने वाली नेता मेलोनी इटली में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंचने वाली पहली महिला है। मेलोनी ने दक्षिणपंथी नेताओं का जिक्र करते हुए तीसरा नाम मिलेई का लिया। जेवियर मिलेई, जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, वो 2023 में पहली बार अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट चुने गए, जबकि चौथा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो पिछले 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन नेताओं में सबसे लंबे समय से सत्ता में पीएम मोदी ही हैं, जिनके न सिर्फ ट्रंप, मेलोनी और मिलेई बल्कि दुनिया के करीब करीब हर नेता से बेहद अच्छे रिश्ते और शानदार केमिस्ट्री है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहीं भी हो, मोदी सेंटर स्टेज में रहते हैं। ये जून 2024 की तस्वीर है, जब इटली की मेजबानी में G7 देशों की बैठक हुई, तो दुनिया भर के मेहमानों के बीच भारत के प्रधानमंत्री को ही मंच के बीचों बीच जगह दी गई। ये सच है कि मोदी, मेलोनी, मिलेई और ट्रंप पारंपरिक नेताओं से थोड़े अलग हैं, और इनके राज में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ने नई करवट ली है, जो लेफ्ट इकोसिस्टम को रास नहीं आती। ऐसे में इन नेताओं को अक्सर दक्षिणपंथी बताकर इन पर राजनीतिक चोट की जाती है। लेकिन अब इटली के पीएम मेलोनी ने भी इनसे हिसाब बराबर किया है। एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की करेंगे, जिसका 3 दिनों बाद समापन होने वाला है। लेकिन 42 दिन गुजरने के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में पहुंचकर संगम में स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है 61 करोड़ को पार कर चुका। बुधवार को शिवरात्रि का विशेष स्नान होना है। उसी दिन विश्व का यह सबसे बड़ा आयोजन थम जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के समापन में अब 100 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। 42 दिनों में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 61 करोड़ को पार कर गई, यानी करीब आधे भारत ने संगम में डुबकी लगा ली। जो अब तक महाकुंभ के दुर्लभ संयोग से दूर रह गए, वो अब भी त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयागराज कूच करके महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। लाखों की तादाद में अब भी लोगों का प्रयागराज पहुंचना जारी है, जिसमें आम और खास सब शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के समाप्त होने तक जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 65 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। सड़कों पर इस कदर भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं बच रही है। श्रद्धालुओं के उत्साह में, उनके उल्लास में कहीं कोई कमी नहीं है। रविवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान किया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जगन्नाथ जी की नगरी पुरी से आज प्रयागराज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ तो कहावत भी है, भाई मेरा ये कार्य हो जाए तो समझ लो मैं गंगा नहा लिया। महाकुंभ संगम स्नान हो रहा है, तो ये बहुत ही गर्व के पल है। प्रयागराज महाकुंभ में एक रिकॉर्ड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ गया। दरअसल रविवार को प्रयागराज पहुंचने के बाद सीएम योगी का नाम सबसे ज्यादा 12 बार कुंभ दौरा करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हो गया है। प्रयागराज वासी इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि महाकुंभ के आयोजन को उन लोगों ने अपने घर का आयोजन बना करके पूरी भव्यता के साथ दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल प्रयागराज के पास है। लेकिन महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर अखिलेश यादव के हमले भी लगातार जारी हैं। यह कुंभ के आयोजन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है।
हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में अभी शिवरात्रि का विशेष स्नान बाकी है। उसी दिन महाकुंभ का समापन भी होने वाला है। माना जा रहा है कि इस विशेष अवसर पर स्नान के लिए एक बार फिर संगम के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।